हेलो नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर 2 नाइन्थ क्लास का तीसरा भाग, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है, सबसे पहले ये जान लें। विलयन की सांद्रता से अर्थ है किसी विलयन में एक निश्चित मात्रा में विलय पदार्थ घुला होता है, तो वो कितनी मात्रा में घुला है उसी को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। कम मात्रा में घुला है यदि, तो कम सांद्र है विलयन। अगर विलय पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाएगी तो विलयन क्या होते जाएगा, सांद्र होता जाएगा। चलिए इन्हें दो तरह से देख लेंगे हम। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान के आधार पे देख लेंगे सबसे पहले, फिर आयतन के आधार पे देख लेंगे सांद्रता। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत एक आधार है विलयन की सांद्रता निकालने का। कैसे निकालते हैं विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। अब एक उदाहरण से इसे देख लेते हैं। यदि हम एक विलयन लें जिसमें 40 ग्राम विलय है नमक और 320 ग्राम है विलायक जल, तो इस विलयन में सांद्रता कितनी होगी इस विलयन की, ये हमें जानना है। तो ये हम फॉर्मूला लगा लेंगे। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो हमने लगाया, तो हम क्या करेंगे, विलय पदार्थ का द्रव्यमान यहाँ हमें पता है, ज्ञात है, 40 ग्राम है नमक का, और विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए हम विलय प्लस विलायक को ऐड कर देंगे, है ना, धन कर देंगे विलय को विलायक के साथ। तो योग आएगा 360। देखिए यहाँ पर 40 बट्टे 360 गुणा 100 और आंसर आ गया 11.1%। तो ये जो विलयन है 11.1% सांद्र है, इतनी कंसंट्रेटेड है हमारी जो विलयन है। चलिए नेक्स्ट, हमने अभी यहाँ पर क्या पढ़ा, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विलयन का आयतन प्रतिशत। हम आयतन के हिसाब से भी इसकी सांद्रता विलयन की बता सकते हैं। तो इसका सूत्र है विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन इंटू 100। इस तरह से हम आयतन प्रतिशत भी निकाल सकते हैं विलयन का और द्रव्यमान प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, और दोनों ही तरीके से हम विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है तत्व। किसे कहते हैं हम तत्व? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम उसको सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि मूल रूप है, इस मूल रूप को आगे हम विभाजित नहीं कर सकते। अब आपने पीरियोडिक टेबल में 3 प्रकार के तत्व देखे होंगे, उन्हें देख लेते हैं, उन श्रेणियों को देख लेते हैं। तत्व की 3 श्रेणियां, धातु, अधातु तथा उपधातु। अब कुछ गुण देख लेते हैं धातु के। चमकीले होते हैं धातु, ताप व विद्युत के सुचालक होते हैं। आघातवर्ध्यता का गुण होता है, आघातवर्ध्यता यानी कि अगर हम इनको पीटेंगे तो ये शीट की फॉर्म में हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा सिगरेट की शीट होती है, फॉइल होती है सिगरेट जिसमें होती है ना, तो ये किस कारण होती है, आघातवर्ध्यता के कारण ही एक धातु शीट के फॉर्म में आ जाता है। आपने एल्यूमिनियम फॉइल्स भी देखी होंगी, खाना आप लंच ले जाते होंगे अपना या डिनर, कुछ भी आप उसमें पैक कर देंगे, पैक करके ले जाते हैं, तो वो जो फॉइल्स होती हैं शीट की फॉर्म में होती हैं, एल्यूमिनियम धातु की ये फॉइल होती हैं। तो ये किस कारण हो जाती हैं इस तरह शीट फॉर्म में, ये आघातवर्ध्यता का, क्योंकि धातु में गुण होता है इस कारण। तन्यता, बिजली की लंबी लंबी तारें आप देखते हैं, है ना, तो धातु से बनी होती हैं तारें, ठीक है। तो धातु में एक गुण होता है खींचने का गुण, जिसे हम तन्यता कहते हैं। और डिटेल में ये बच्चों ये चीज़ें आप कक्षा 10 में पढ़ेंगे। तथा धातु कैसा होता है, ध्वनिक। चलिए आइए कुछ उदाहरण देख लें। सिल्वर, गोल्ड, आयन, ये सब उदाहरण है धातु के। नेक्स्ट अधातु, इनमें चमक नहीं होती, ताप व विद्युत के कुचालक होते हैं, तन्यता तथा आघातवर्ध्यता का गुण नहीं होता, ध्वनिक नहीं होते। उदाहरण है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए उपधातु की ओर चलें। उपधातु धातु व अधातु के बीच के होते हैं, तथा ये भी कह सकते हैं कि जो उपधातु के गुण धर्म हैं वो धातु व अधातु जैसे होते हैं, इनके बीच के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने तत्व की 3 श्रेणियाँ पढ़ ली हैं, ठीक है। तो बच्चों तत्व की हमने जब श्रेणियाँ पढ़ ली हैं तो हम कुछ मिश्र धातु
के बारे में भी बात कर लेते हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्र धातु धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पीतल, पीतल में किसका मिश्रण होता है? पीतल जस्ता तथा तांबा का, जहाँ जस्ता का 30% होता है और तांबा 70% उपस्थित होता है इस समांगी मिश्रण में। अब बच्चों यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें तत्व 2 या 2 से अधिक होंगे, लेकिन जो भी तत्व इसमें उपस्थित होंगे इस पदार्थ में उनका अनुपात निश्चित होगा। देखिए ध्यान से सुनिए, यौगिक क्या होते हैं? यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें तत्व 2 या 2 से अधिक होते हैं और वो जो भी तत्व इस पदार्थ में उपस्थित होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने बात करी जल की, यदि हम 4 ग्राम जल ले लें, उसमें भी 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन का होगा। 500 ग्राम जल ले लें, 1 लीटर जल ले लें, जल कितनी भी मात्रा जल की ले लें, लेकिन उसमें जो अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो सदैव एक सा होगा। हाइड्रोजन हमेशा 2 भाग होगा और ऑक्सीजन 1 भाग होगा। तो आप समझ गए होंगे यौगिक किसे कहते हैं। चलिए मिश्रण के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं हम। मिश्रण ऐसे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनते हैं। तो मिश्रण तत्वों की भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने समांगी मिश्रण का उदाहरण पढ़ा था पीतल, और यौगिक से मिलकर भी बने हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु मिश्रण है कई सारी गैसों का। अब बच्चों अंतर देख लेते हैं तत्व और यौगिक के बीच में। बार बार आप लोगों से पूछा जाता है आपके टेस्ट में। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं तत्व में। जैसे गोल्ड है, तत्व है, तो किसके परमाणु होंगे? सिर्फ गोल्ड के ही परमाणु होंगे, उन्हीं से बना होगा, कुछ और नया कोई अलग से तत्व के परमाणु इसमें नहीं होंगे। जबकि यौगिक क्या है? यौगिक में अलग अलग प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे। जैसे बात करी थी हमने जल की, वाटर की, तो यहाँ 2 परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है। इस तरह ये बना है यौगिक। ठीक है। अब बच्चों तत्व ना भौतिक ना रासायनिक विधियों से अलग किए जा सकते हैं। तत्व को अलग नहीं किया जा सकता, ना भौतिक विधि द्वारा ना रासायनिक विधि द्वारा। वहीं यौगिक की बात करें तो यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं उन्हें रासायनिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। जैसे जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो हमें रासायनिक विधि के द्वारा हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं जल लेके। अब बच्चों तत्व पदार्थ का मूल रूप है, वहीं यौगिक तत्वों के मिश्रण से बने हुए नए पदार्थ हैं। अब नेक्स्ट हम मिश्रण और यौगिक में भी अंतर पढ़ लेते हैं। मिश्रण और यौगिक। मिश्रण तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। आपने अभी पढ़ा था, मैंने बताया था डेफिनेशन। जबकि यौगिक तत्व क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। भौतिक विधि द्वारा मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं और यौगिक के जो तत्व हैं जिनसे यौगिक बने हैं या पदार्थों से जिनसे भी मिलकर ये यौगिक बने हैं उनको हम रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। भौतिक विधि द्वारा हम इनके तत्वों को अलग नहीं कर सकते। मिश्रण में संगठकों का अनुपात स्थिर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई 1:2 रेशियो में होगा या 2:3 रेशियो में होगा, ऐसा कोई निश्चित अनुपात नहीं है। लेकिन यहाँ पर निश्चित अनुपात होता है। जैसे कि मैंने आपके जल के उदाहरण में आपको बताया कि जल की कितनी भी आप अमाउंट ले लें, कितना भी ले लें मात्रा, लेकिन हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित होगा। 2 भाग में हाइड्रोजन और 1 भाग में ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो इस तरह संगठकों का नियत अनुपात होता है यौगिक में, जबकि मिश्रण में नहीं होता। आइए नेक्स्ट अंतर देखें। संगठक मिश्रण में अपने अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अपने अपने जो गुण हैं जिनसे मिश्रण बना है, जिन भी संगठकों से, ये अपने अपने अलग अलग गुण दिखाएंगे मिश्रण में। जबकि यौगिक में एक भिन्न ही आपका पदार्थ बन जाएगा। ये संगठक यौगिक से भिन्न होते हैं। ठीक है, अगर इनको अलग कर देंगे तो संगठक अलग होते हैं और यौगिक में इनका रूप बिल्कुल अलग हो जाता है जब ये साथ मिल जाते हैं। ठीक है, अपने अलग अलग ये गुण नहीं दिखाते। तो हमने मिश्रण और यौगिक का अंतर भी देख लिया। चलिए थोड़ा आगे और एक्सप्लेन कर दें जो भी चीज़ें आपको बताई हैं। पदार्थ शुद्ध होते हैं और मिश्रण के रूप में भी होते हैं, आपको बताया मैंने। ठीक है, तो बच्चों
शुद्ध के बारे में भी आपको शुरू में ही परिभाषा बता दी थी, मिश्रण की परिभाषा भी आपको बताई, फिर समांगी मिश्रण किन्हें कहते हैं, विषमांगी मिश्रण भी आपको पढ़ाया है, और शुद्ध पदार्थ आगे तत्व और यौगिक में डिवाइड होते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।